तो चलो देखते हैं कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे वर्क करता है। रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन इज द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी सेल्स। व्हेन वी टेक ब्रीथ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनहेलेशन, एंड व्हेन वी ब्रीथ आउट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कई सारे ऑर्गन्स मिलकर ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं। हर ऑर्गन का अपना एक स्पेशलाइज्ड वर्क होता है जो कि हमें ब्रीथ करने में हेल्प करता है। क्या आपको पता है कि हम अप्रॉक्सीमेटली दिन में 23,000 टाइम्स ब्रीथ करते हैं? हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो हमारा नोज़ है, जिसे हम नेजल कैविटी भी बोलते हैं, वो भी इंक्लूडेड है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क परफॉर्म करता है। ये हमें सेंस ऑफ स्मेल देता है, साथ ही साथ जो एयर हम ब्रीथ करते हैं उसको प्यूरिफाई करने का भी काम करता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बारी है हमारे थ्रोट की, जिसे हम पैरिंग्स भी बोलते हैं। ये एयर को कैरी करता है एक पाइप के थ्रू। फिर ये एयर वॉइस बॉक्स यानी कि लैरिंग से पास होकर विंड पाइप यानी कि ट्रैकिया में पहुंचती है। फिर ये विंड पाइप दो अलग अलग ब्रीथिंग ट्यूब्स यानी कि ब्रोंकी में स्प्लिट हो जाती है और लंग्स में एयर प्रोवाइड करती है। इसके आगे के एक्सटेंडेड पार्ट को हम ब्रोंकियोली भी बोलते हैं। यही ट्यूब्स आगे जाकर एल्वियोली से कनेक्ट हो जाती है, जिसमें एयर प्रेजेंट होती है। क्या आपको पता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो मेन फंक्शंस? फंक्शन नंबर 1, ब्रिंग्स ऑक्सीजन इनटू आवर बॉडी। ये ऑक्सीजन हमारे जिंदा रहने और प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फंक्शन नंबर 2 इज इट अलाउ अस टू एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर बॉडी। जो वेस्ट गैस जो हमारे किसी काम की नहीं है, उसको ये एक्सेल कर देता है। अभी आपने इनहेलेशन की प्रोसेस नोज, थ्रोट, लैरिंग्स और ब्रीदिंग ट्यूब तक देख ली है। जब हम ब्रीथ इन करते हैं तब जो हमारी चेस्ट कैविटी है वो लार्जर साइज में बढ़ने लगती है, और यहीं पे वर्क आता है हमारे डायफ्राम का। जैसे ही हम ब्रीथ इन करते हैं हमारे डायफ्राम फ्लैटन हो जाते हैं। अब जो एयर है वो ब्रीथिंग ट्यूब से ट्रैवल करते हुए एक एल्वियोली में जाकर पहुंचती है। अब जो एल्वियोली है वो पूरी तरीके से ऑक्सीजन से फुल है। इन सभी एल्वियोलीज के पास छोटी छोटी ब्लड वेसल्स कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। अब जो ऑक्सीजन एल्वियोली में स्टोर्ड है वो ऑक्सीजन ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो जाती है, एक प्रोसेस जिसको हम गैस एक्सचेंज बोलते हैं। जो ये एल्वियोली है उनके पास बहुत ज़्यादा थिन वॉल होती है और इनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए जो ऑक्सीजन है वो बहुत इजीली ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो जाती है। अब यही ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिक्स होकर पूरे बॉडी में आर्टरीज के थ्रू सर्कुलेट हो जाती है। इसी के साथ एक और प्रोसेस भी होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू इस एल्वियोली की वॉल को क्रॉस करता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारी सैचुरेट हो जाती है एयर में, इट इज़ द टाइम फॉर द एक्सेलेशन। यही कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेलेशन प्रोसेस के थ्रू हमारे लंग्स में से नेजल कैविटी के थ्रू बाहर निकल जाती है। तो आपको पता चल ही गया होगा कि आखिर हमारे बॉडी में एक्सेलेशन और इनहेलेशन की प्रोसेस कैसे होती है। वैसे मैं आपको बाकी रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स के बारे में भी बताना चाहूँगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक और मेन फंक्शन ये भी होता है कि बाहर से कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स जो है वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर ना करे। इसको इंश्योर करने के लिए हमारे पास सबसे पहले आती है नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी का वर्क कुछ इस तरह है कि जब हम एयर को इनहेल करते हैं तब उसके साथ कोई फॉरेन पार्टिकल जैसे कि डस्ट या फिर कोई बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर एंटर ना करे, इसको इंश्योर करता है और उस फॉरेन पार्टिकल को वहीं पे रखता है, और जब हम एक्सेल करते हैं उसके थ्रू वो बाहर निकल जाता है। अगर हम किसी तरह मुंह से सांस ले लेते हैं तब ये जो फॉरेन पार्टिकल्स है वो म्यूकस में जाके स्टिक हो जाते हैं और उसके ऊपर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बने हैं उसको ऊपर की तरफ पुश करते हैं। अब यही पार्टिकल्स वहाँ पे जाके रुक जाते हैं
और जब कभी हम कफ को बाहर निकालते हैं, उन कफ के साथ ये फॉरेन पार्टिकल्स भी बाहर निकल जाते हैं। जब भी हम हमारे माउथ के थ्रू इनहेल करते हैं, तब हमें कुछ प्रॉब्लम्स होने की चांसेस हो सकते हैं जो कि ब्रीथिंग रिलेटेड होती है। इसलिए कभी भी आपको आपके माउथ से इनहेल नहीं करना है। क्या आपको पता है कि अगर आप मुंह से सांस लोगे तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? आपके इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ सकता है। आपको एंजाइटी, स्ट्रेस, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स और रिड्यूस्ड इम्यूनिटी की प्रॉब्लम भी हो सकती है।